हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनएमआर की क्लास नंबर 2 में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन सिंह जादव और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए तो बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। बिल्कुल विद्युत चुम्बकीय विकिरणें क्या होती हैं, किसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का स्पेक्ट्रा में, चाहे वो एनएमआर हो यूवीआई हो, और उसमें क्या रोल होता है। ठीक है, फिर लास्ट में मैंने आपको बताया था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इसमें किस किन विकिरणों का यूज होता है, मैंने बात की थी। मैंने आपको बताया था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, कोई जो पदार्थ है, कोई भी जो अणु है, जो परमाणु है, उसका जो नाभिक है उस पर क्या डाली जाती है, रेडियो तरंगें डाली जाती हैं। और जब रेडियो तरंगें डाली जाती हैं तो उनका वो क्या करता है, अवशोषण करता है नाभिक, जिससे उसमें क्या होते हैं, संक्रमण होते हैं, जिनको हमने अनुनाद बोला था, न्यूक्लिक मैग्नेटिक रेजोनेंस बोला था। तो संक्रमण की वजह से उनमें क्या होते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रा हमको क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। कि नाभिक क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा रेडियो तरंगों से, फिर उसमें क्या होंगे, उसमें फिर उसमें संक्रमण होंगे तो हमको क्या प्राप्त होंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होंगे, या एनएमआर अवशोषण संकेत हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, अवशोषण क्यों लगाया, क्योंकि ऊर्जा जब रेडियो तरंगें डाले जा रही है तो नाभिक क्या कर रहा है, ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। परमाणु की बात करेंगे तो परमाणु में क्या होते हैं, नाभिक होते हैं। लेकिन हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, एनएमआर, तो नाभिक की स्टडी की जाती है। नाभिक पे क्या डाली जाती है, रेडियो तरंगें डाली जाती हैं। ये हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, मैंने ये भी बात कर ली थी कि नाभिक चक्कर लगाता है अपनी अक्ष पर, जैसे इलेक्ट्रॉन लगाता है उसी प्रकार से, तो नाभिक की चक्रों क्वांटम संख्या का मान प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं आई। अगर आई का मान 0 होता है तो वो नाभिक कैसा होता है, एनएमआर इनएक्टिव होता है, एनएमआर निष्क्रिय, मतलब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप होता है, एक पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जब उसमें अगर किसी परमाणु को जिसका अध्ययन कर रहे हैं नाभिक का, उसको रखेंगे और अगर आई का मान 0 तो वो उसमें कोई भी संकेत प्रदर्शित नहीं करेगा, मतलब वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दर्शाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा एनएमआर एक्टिव है, कौन सा एनएमआर इनएक्टिव है। एक्टिव का मतलब सक्रिय और इनएक्टिव का मतलब निष्क्रिय। ठीक है, अगर जिनके लिए आई का मान 0 नहीं है वो क्या होंगे, एनएमआर सक्रिय होंगे, मतलब वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन उनके ऊपर किया जा सकता है। ठीक है, संकेत का मतलब होता है, मैं भी आगे बताऊंगा। जैसे हम करते नहीं है कि कभी भी कोई आईसीयू में भर्ती होता है हॉस्पिटलों में, तो ऐसे एक कंप्यूटर पे चलती रहती है, फिल्मों में भी ऐसे पी पी ऐसे करके पी ऐसे चलती रहती है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, सिग्नल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, संकेत बोला जाता है। ठीक है, तो जो एनएमआर एक्टिव होते हैं, जो एनएमआर सक्रिय होते हैं, जिनके लिए आई का मान 0 नहीं होता है, जिन परमाणु या बोले तो उनके नाभिकों के लिए, क्योंकि परमाणु में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, नाभिक का, तो वो क्या करते हैं, एनएमआर संकेत दर्शाते हैं और उनको क्या बोलते हैं, एनएमआर अवशोषण संकेत, क्योंकि ऊर्जा का वो क्या करते हैं, रेडियो तरंग से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। ठीक है, और जो एनएमआर एक्टिव नहीं होते वो एनएमआर अवशोषण संकेत नहीं दर्शाते। कौन होते हैं कौन नहीं होते, हम इस लेक्चर में ये बात करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करो, ये नहीं कि शुरू में देख दिया, अंदर भी बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, इसीलिए जब पढ़ रहे हैं तो पूरा देखें, तभी चीज़ अच्छे से समझ में आती है। मेरी जो हेडिंग है वो है नाभिकीय चक्रण और चुंबकीय आघूर्ण। आपसे पूछा जाता है पीएससी थर्ड ईयर में कि नाभिकीय चक्रण और चुंबकीय आघूर्ण को समझाइए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, पूरा एकेडमिक बिल्कुल आपको लिखना होगा, तो मैंने लिख दिया इस तरीके से, क्योंकि वो फिर टाइम लगता है उसमें लिखने में। तो हम बोलेंगे, हम जानते हैं कि नाभिकीय चक्रण का क्या मतलब है, कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है नाभिक, उसी प्रकार नाभिक पे भी अपने अक्ष पे घूमने की क्या होती है, प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसकी वजह से उसकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान प्राप्त होता है। जिन नाभिकों के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान 0 नहीं होता है वो एनएमआर कैसे होते हैं, सक्रिय, और जिनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान 0 होता है वो कैसे होते हैं, एनएमआर निष्क्रिय। अब नाभिक में जो चक्रण क्वांटम संख्या है, नाभिक वो किस पे डिपेंड करेगी, नाभिक पे। और नाभिक में कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वही चक्रण क्वांटम संख्या आई के मान को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अलग अलग परमाणु बोलो तो उनका नाभिक, क्योंकि नाभिक का अध्ययन कर रहे हैं तो परमाणु को नाभिक बोलेंगे। हाइड्रोजन नाभिक मतलब हाइड्रोजन परमाणु होगा तो उसमें क्या होगा, नाभिक होगा, क्योंकि नाभिक का अध्ययन किया जा रहा है इसमें। तो इसका मतलब जो चक्रण क्वांटम संख्या है नाभिक की, उसको कौन डिसाइड करेगा, जो नाभिक में जो कण उपस्थित है। नाभिक में कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। एक चीज बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, आप नोट डाल के भी लिख सकते हैं कि जो एनएमआर सिग्नल है, जो नाभिक है, वो सक्रिय अवस्था में कब आएगा। तो देखो, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नाभिक क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओह शिट, क्या कह रहा था कि जो आई का मान है वो किस पे डिपेंड करता है, जो नाभिक में जो कण होते हैं, प्रोटॉन और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन, उन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। देखो कैसे निकाल, चलिए बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो, यदि पहला पॉइंट देखो, यदि प्रोटॉन भी कैसे हैं, इवन का मतलब होता है सम संख्या को बोलते हैं इवन, और न्यूट्रॉन भी कैसे हैं, इवन है, मतलब किसी नाभिक में किसी परमाणु में प्रोटॉन भी कैसे हैं, सम, और न्यूट्रॉन भी कैसे हैं, सम। तो उनके लिए जो आई का मान होता है वो कैसा प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है, कौन के लिए आई का मान 0 प्राप्त होगा, जिनमें प्रोटॉन भी कैसे हैं, सम संख्या में है
और न्यूट्रॉन भी कहते हैं सम संख्या में, उनके लिए आई का मान कैसा होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार के जो नाभिक होंगे वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रति कैसे होंगे, निष्क्रिय होंगे या सक्रिय होंगे, निष्क्रिय होंगे। ठीक है, आप सोच भी सकते हैं ऐसा क्यों हुआ, इसके निष्क्रिय होंगे कि अगर आई का मान कैसा है, 0 है, तो चक्रण क्वांटम संख्या 0 है, तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान नहीं आएगा, तो जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोप होगा जिसमें अध्ययन कर रहे होंगे उसमें कोई वो फ्लक्चुएशन नहीं दिखाएंगे, कुछ भी, कोई ना तो संकेत दिखाएंगे ना कुछ दिखाएंगे, तो इसका मतलब वो कैसे होंगे, NMR इनएक्टिव होंगे, NMR निष्क्रिय होंगे। ऐसे कौन कौन से नाभिक हो सकते हैं, आप खुद ही बताओ सोच के, मैं बताऊं। जैसे देख C1612 या एग्जाम्पल लिखूं मैं, C16 C612 और O816। देखो ये जो नाभिक है ये NMR इनएक्टिव है, या इनके लिए आई का मान कैसा है, 0, क्योंकि देखो उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या कैसी है, इवन में है, सम संख्या में है। प्रोटॉन तो शो करता है परमाणु क्रमांक जितना होता है उतनी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है। और मुझे पता है न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि मुझे पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इजिकल टू क्या होता है, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है, अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालने हैं तो जो द्रव्यमान संख्या होती है मास नंबर, उसमें से किसको हटा दो, प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन तो क्या है, जो परमाणु क्रमांक है इसमें प्रोटॉन कितने, 6, मतलब इवन में। न्यूट्रॉन कितने आएंगे, ऊपर जो लगे रहता है वो मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या। तो 12 में से 6 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा, तो वो भी कितने आएंगे, 6। तो दोनों कैसे आए, इवन में, जब ये भी इवन में और ये भी इवन में, ये भी सम और ये भी सम, तो आई का मान 0। तो ये वाले जो नाभिक होंगे, मैं बोलूँ परमाणु में नाभिक ही होंगे, क्योंकि हम नाभिक पे अध्ययन करें, किसी परमाणु के नाभिक पर अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए मैं नाभिक बोलूंगा। तो ये कैसा होगा, C1612, ठीक है, कैसा होगा, NMR इनएक्टिव होगा, NMR निष्क्रिय होगा, ये इसका उदाहरण होगा। ऑक्सीजन में भी देख लो, परमाणु क्रमांक 8, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, जितना एटॉमिक नंबर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही शो करता है। 16 है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, तो न्यूट्रॉन निकालेंगे तो A में से P घटा देंगे, तो 16 में से 8, तो न्यूट्रॉन भी कितने आएंगे, 8। इसका मतलब 8 क्या होता है, सम संख्या होती है। तो दोनों में जब सम संख्या आई तो इसका मतलब न्यूट्रॉन भी सम और प्रोटॉन भी इवन और न्यूट्रॉन भी इवन, तो आई का मान क्या आएगा, 0। और ये जो नाभिक होंगे ये कैसे होंगे, NMR इनएक्टिव होंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती थी कि ये भी क्या होता, ऑड, और ये भी क्या होते, ऑड। ऑड को हिंदी में कहते हैं विषम, कि प्रोटॉन भी किसी नाभिक में, किसी परमाणु में कैसे होते, विषम संख्या में, और न्यूट्रॉन भी कैसे होते, विषम संख्या में। तो इनके लिए जो आई का मान आता है वो आता है 1, 2, 3 पूर्ण गुणा जाता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 सो ऑन आता है। ठीक है, अलग अलग नाभिकों के लिए अलग अलग आता है। इसके एग्जाम्पल आप बता सकते थे, देखो जैसे 1s2 हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। समस्थानिक कौन, जिनका परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग। एक क्या होता है, नाइट्रोजन 7 और 14, देखो ये इसी में आते, क्यों, क्योंकि देखो उनका परमाणु एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन का 1, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितना, 1, तो 1 क्या होता है, ऑड होता है। और अगर मैं इसमें न्यूट्रॉन निकालता तो 2 - 1, क्योंकि ऊपर जो लगा रहता है वो मास नंबर को शो करता है, द्रव्यमान संख्या को, तो 2 - 1, तो न्यूट्रॉन भी कितना आता, 1 आता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन भी ऑड और प्रोटॉन भी ऑड, मतलब दोनों ही क्या, विषम, इसीलिए इनके लिए वैल्यू कैसी आएगी, पूर्ण गुणज में आएगी। ये इसमें आएंगे, ये वाले में। न्यूट्रॉन इस नाइट्रोजन के लिए निकालता, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मतलब प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 होंगे, तो ये कैसा होगा, ऑड, विषम संख्या होती है 7, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। और 14 में से 7 घटाएंगे, क्योंकि 14 किसको शो कर रहा है, 14 मास नंबर, ए द्रव्यमान संख्या को, तो न्यूट्रॉन निकाल लेंगे तो 14 - 7, तो कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो न्यूट्रॉन भी कितने आए, 7, और प्रोटॉन भी कितने आए, 7। इट मीन्स दोनों ही कैसे हैं, ऑड हैं। इसका मतलब ये इस श्रेणी में आ जाएंगे। और अगर आई का मान 0 नहीं है तो ये वाले जो नाभिक होंगे, परमाणु होंगे, वो NMR कैसे होंगे, एक्टिव होंगे, मतलब NMR कैसे होंगे, सक्रिय, मतलब इनसे अवशोषण संकेत हमको क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर मैं इनकी बोलता, इन वालों की, जब ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो आई का मान आया 0, तो इनसे NMR संकेत हमको प्राप्त नहीं होंगे, अर्थात ये क्या कहलाएंगे, NMR इनएक्टिव। और जो NMR इनएक्टिव होते हैं उनके NMR स्पेक्ट्रोम के प्रति कैसे होते हैं, निष्क्रिय, उनमें कोई भी संकेत या सिग्नल प्राप्त नहीं होता है। अरे कोई चीज़ जब निष्क्रिय ही हो गई तो उनमें सिग्नल प्राप्त होंगे क्या, संकेत नहीं। आपने कभी फिल्म वगैरह देखी हो तो ऐसे मरीज बैठा, वेंटिलेटर पे लेटा रहता है मरीज, और ऐसे चलती रहती है उसकी हृदय की धड़कन वगैरह, पी, ठीक है, उनमें अलग अलग रेस डाली जाती हैं। अगर रेडियो तरंग डालेंगे नाभिक पे तो उनको बोलेंगे कि वो NMR संकेत आ रहे हैं, अगर एक्सरे डालेंगे तो बोलेंगे एक्सरे के संकेत आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे चलती रहती है। लेकिन जब इंसान मर जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो एक साथ ऐसी आवाज़ नहीं आती कि वो जो ऊपर ऊपर लाइन चलती है वो पी सीधी रेखा लग जाती है, ऐसे के ऐसे। इसका मतलब वो निष्क्रिय हो गया, तो वो किसी भी प्रकार का सिग्नल या संकेत प्रदर्शित नहीं कर रहा। वो संकेत से क्या है,
होता क्या है, जब हम फिल्म वगैरह में देखते हैं, रियल लाइफ में भी किसी ने देखा होगा, तो वो जो मरीज जहाँ लेटा रहता है और कंप्यूटर पे चीज़ चलती रहती है, तो वो सिग्नल ही है, वो उसमें क्या अलग अलग फ्रिक्वेंसी की चीज़ें होती हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की वो बड़ी रहती है कि भाई इस आवृत्ति पे ये है, इस आवृत्ति पे ये है। तो उससे क्या डॉक्टर्स दिमाग लगाते हैं, चलो इसका ये यहाँ ये काम कर रहा है, अब इनकी हृदय की धड़कन ज़्यादा बढ़ गई, कम घट गई। तो इसका मतलब वो कब कर रहा था, कब आ रहा था ऊपर नीचे, जब उसमें जान थी, मतलब वो एक्टिव था। लेकिन जब इंसान मर गया तो एक साथ आता है पी, फिल्मों में, साउथ की मूवीज में ऐसा ज़्यादा होता है, तो एकदम आता है। तो इसका मतलब इंसान क्या हो गया, डेड हो गया, निष्क्रिय हो गया। तो वो किसी प्रकार का फिर उस जो लगा रहता है ना कंप्यूटर, वो जो स्क्रीन लगी रहती है उस पर कोई भी सिग्नल प्रदर्शित नहीं करता। इसीलिए हम इसको अपने यहाँ आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। इसीलिए जो एनएमआर इनएक्टिव होते हैं, जो एनएमआर निष्क्रिय होते हैं, वो किसी भी प्रकार के संकेत प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, संकेत समझ में आया क्या होता है, और अपन आगे बात करेंगे। एक क्या कंडीशन बन सकती थी, थर्ड वाली, कि देखो ये क्या होता, ये कैसे होते, इवन होते, और ये कैसे होते, ऑड होते। तो इनके लिए जो वैल्यू आती है वो फ्रैक्शन में आती है, आएगी, जैसे 1/2, 3/2, 5/2 ऐसे आती है। ठीक है, ये तो सम संख्या में होते प्रोटॉन, और ये क्या होते हैं, विषम संख्या में। देखो ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके दिमाग में, ऐसा कोई नाभिक जिनमें प्रोटॉन तो सम संख्या में हो और न्यूट्रॉन कैसे हो, विषम संख्या में हो। देखो C1613, ये कार्बन का समस्थानिक होता है जिसकी द्रव्यमान संख्या 13 और परमाणु क्रमांक 6, पर समस्थानिक कौन से, परमाणु क्रमांक तो समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। तो देखो इसमें प्रोटॉन तो कितने हैं, E1 में है क्योंकि 6 है। न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 13 में से कितने घटाएंगे, 6, तो कितने आएंगे, न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 7 आएंगे। ठीक है, क्योंकि A-P क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो ऊपर जो लगे रहते हैं द्रव्यमान संख्या, ठीक है, और जो नीचे जो लगा रहता है वो एटॉमिक नंबर या क्या, परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब दिख रहा है सारा। तो ये जो C1613 का जो नाभिक है, ठीक है, ये किस में आएगा, इस वाले में आएगा। ठीक है, इसके लिए वैल्यू कैसे आएगी, फ्रैक्शन में आएगी, किसकी, इसकी नाभिक की चक्रण क्वांटम संख्या का मान। ठीक है, इसमें प्रोटॉन तो इवन में और ये क्या है, ऑड में है। एक कंडीशन क्या बन सकती थी कि ये ऑड में होते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में होते, इवन में। ये कंडीशन दिख रहा है ना, ये कंडीशन भी बन सकती थी, मतलब ये तो विषम होते और न्यूट्रॉन कहते होते सम होते। तो इनके लिए भी वैल्यू यही आती है सेम, 1/2, 3/2 ऐसे ही आती है। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा एग्जाम्पल बनता, इसका मतलब केवल जिनमें सम संख्या में है वही कैसे होंगे, एनएमआर इनएक्टिव होंगे, और सारे के सारे कैसे होंगे, एक्टिव। आई की वैल्यू तो आ रही है, चाहे वो फ्रैक्शन में आ रही है, चाहे वो पूर्ण संख्या में आ रही है, आ तो रही है कि नहीं रही है। अगर अब इसमें कैसे एग्जाम्पल आएंगे जिनमें प्रोटॉन तो ऑड हो और इलेक्ट्रॉन कैसे हो, इवन हो। देखो फ्लोरीन 9-19, फ्लोरीन की द्रव्यमान संख्या 19 और परमाणु क्रमांक 9। हाइड्रोजन 1s1, ये भी देखो, हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1। इसका मतलब प्रोटॉन कितने आएंगे, ऑड में। एक कैसा होता है, विषम संख्या होती है, ऑड होती है। न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन तो 0 आएंगे। ठीक है, तो 0 का मतलब 0, 2, 4, 6, ये इवन में ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन कैसे आएंगे, इवन में। तो 1h1 कैसा नाभिक हो जाएगा, जिसमें क्या है, प्रोटॉन तो ऑड में है और न्यूट्रॉन किस में, इवन में। फ्लोरीन वाला देखो, फ्लोरीन का नाभिक है, फ्लोरीन परमाणु नाभिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि परमाणु में नाभिक का अध्ययन करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फ्लोरीन में परमाणु क्रमांक 9, तो इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी, 9। तो 9 क्या होता है, ऑड होता है, विषम संख्या। जबकि अगर मैं न्यूट्रॉन निकालता तो 19 में से 9 घटाता, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटाता, तो कितने आ जाते, 10। और 10 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन 10 आ जाते, 10 क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, तो ये इस तरह के एग्जाम्पल आ जाता है। इसका मतलब केवल वही परमाणु या नाभिक एनएमआर इनएक्टिव या निष्क्रिय होंगे जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कैसे हैं, सम संख्या में है। मैं यहाँ ये भी बोल सकता हूँ एक चीज, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से ध्यान रखें, जिनकी द्रव्यमान संख्या में 4 का पूरा भाग जा रहा है। देखो इसमें भी 4 का चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो उनमें चाहे ऐसे बोलो दोनों में इवन है, या 4 का पूरा भाग जाएगा, वो कैसे होंगे, एनएमआर इनएक्टिव, एनएमआर निष्क्रिय। वो किसी भी प्रकार का अवशोषण संकेत प्रदर्शित नहीं करेंगे। मैंने मरीज वाले एग्जाम्पल से ही बताया कि जो चीज़ निष्क्रिय हो गई वो एनएमआर संकेत दिखाएगी नहीं, वो पी सीधी रेखा दिखाएगी। ठीक है, जो एक्टिव होगी वही दिखाएगी। तो इसको लिख लो, पूछा जा सकता है कि नाभिकीय चक्रण और चुंबकीय आघूर्ण को समझाइए, तो आप इस तरीके से इसको समझा देंगे। फिर अपन आगे बात करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत, इसको लिखो आप। तो भाई अब हम बात करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत। हमारे जो सिलेबस में एक्चुअल में सभी नाभिकों की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है। हमारे सिलेबस में एक तो है 1H NMR, ठीक है, ये और एक और आती C13 आती है। हमारे में केवल 1H NMR है, मतलब हाइड्रोजन के नाभिक का अध्ययन किया गया है। हमारे सिलेबस में यही है BSc थर्ड ईयर की में, हाइड्रोजन के नाभिक का अध्ययन किया गया है। और मुझे पता है कि हाइड्रोजन जो होता है उसमें कितना प्रोटॉन होता है,
प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है हाइड्रोजन में? 1 होती है। इसका मतलब हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन कितना होगा? 1 होता है, इसीलिए हाइड्रोजन नाभिक को क्या बोल देते हैं? प्रोटॉन बोल देते हैं। इसका मतलब हम जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं और बीएससी थर्ड में जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, इसमें किस नाभिक का अध्ययन करेंगे हम लोग? ओनली ऑन हाइड्रोजन के नाभिक का। और हाइड्रोजन के नाभिक को क्या बोल देते हैं? प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन होता है? 1 ही प्रोटॉन होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, न्यूट्रॉन होता नहीं है हाइड्रोजन में। जैसे मैं बोलता 1H1 में कोई न्यूट्रॉन होगा क्या? नहीं, क्योंकि द्रव्यमान संख्या 1 और प्रोटॉन 1, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन जाएगा तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 0 आएंगे। ठीक है, 1H1 एनएमआर एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा? एक्टिव होगा, क्योंकि देखो सम संख्या में नहीं है दोनों, ये तो ऑड में और ये इवन में, इसके लिए वैल्यू आएगी 0 नहीं आएगी। तो हमारे सिलेबस में ओनली ऑन 1H NMR है। 1H NMR का मतलब जो मैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहा हूँ, जो न्यूक्लियस में ले रहा हूँ नाभिक, वो किसका लूंगा? हाइड्रोजन का लूंगा, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और हाइड्रोजन को क्या बोल देते हैं? प्रोटॉन बोल देते हैं। ठीक है, प्रोटॉन 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 क्यों बोल देते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल 1 प्रोटॉन ही होता है 1H1 में। ठीक है, इसलिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत या 1H स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर का सिद्धांत, मतलब हाइड्रोजन नाभिक का सिद्धांत, एनएमआर के बारे में क्या स्टडी की गई उसके बारे में बता रहे हैं। इसको प्रोटॉन भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन होता है? ओनली ऑन 1 प्रोटॉन होता है। किसमें? 1H1 में। हमारे सिलेबस में यही कि 1H1 जो परमाणु है उसके नाभिक का अध्ययन कीजिए, यही है हमारे में। तो न्यूट्रॉन तो इसमें कितना होगा? 0, लेकिन प्रोटॉन कितना होगा? 1 होगा। इसीलिए हाइड्रोजन नाभिक को क्या बोल दिया जाता है? प्रोटॉन बोल दिया जाता है। इसका मतलब मैं कहीं प्रोटॉन बोलूंगा तो उसका मतलब वहां पर कौन है? किसके बारे में बात हो रही है? हाइड्रोजन के नाभिक के बारे में या हाइड्रोजन परमाणु के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यही हमारे सिलेबस में है। इसी नाभिक का अध्ययन करेंगे। हमने बताया तो बहुत सारे E1 ऑड में बताया था कि भैया कौन कौन से नाभिक हो सकते हैं, लेकिन अध्ययन उस पर करेंगे केवल BSc थर्ड में केवल किसका है? हाइड्रोजन का है। ठीक है, इसके लिए और हाइड्रोजन को क्या बोल देते हैं? प्रोटॉन। इसीलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को पता है क्या बोल देते हैं कभी कभार? PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस के जो नाभिक लिया है वो किसका लिया है? प्रोटॉन का। और प्रोटॉन का मतलब क्या? हाइड्रोजन को क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 ही प्रोटॉन होता है। तो उस NMR को क्या बोल देते हैं? जब हाइड्रोजन नाभिक पर अध्ययन करते हैं तो उसको PMR बोल देते हैं। तो हाइड्रोजन नाभिक के अध्ययन का ही हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत का मतलब क्या है? हमको पता है कि जो जिन नाभिकों के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान प्राप्त होता है, किन के लिए प्राप्त होगा? जिनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या है? 0 नहीं है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान प्राप्त होगा तो वो जो नाभिक है वो एक क्षरचुंबक की भांति या चुंबक की भांति क्या करेगा? व्यवहार करेगा। तो जब उसको उस नाभिक को, जैसे अगर मैं प्रोटॉन हाइड्रोजन की बात करता तो उस प्रोटॉन को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो 2 प्रकार से संरक्षित हो सकता है। जैसे मैं चुंबकीय क्षेत्र में रखता, मैंने एक डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ H0 से। ठीक है, यहाँ रखता है उसको, तो वो 2 प्रकार से संरक्षित होता है। संरक्षित को बोलते हैं अलाइनमेंट, मतलब एक तो चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में, उस दिशा में वो खुद भी चक्रण करने लग जाता। एक चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में चक्रण कर रहा है उसके विपरीत दिशा में, तो उसको बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरक्षित और एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरक्षित। मैंने क्या लिखा है कि हम जानते हैं कि जिन नाभिकों के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान प्राप्त होता है वो नाभिक एक चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं और वो खुद का एक चुंबकीय आघूर्ण क्या करते हैं? जनरेट करते हैं, रोटेट होने लगते हैं। ठीक है, तो यदि वेग चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात जब किसी प्रोटॉन को, प्रोटॉन क्यों बोला? क्योंकि मैं किस नाभिक का अध्ययन कर रहा हूँ? हाइड्रोजन नाभिक का। प्रोटॉन का मतलब क्या? 1H1 को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह 2 प्रकार से संरक्षित होता है। अगर किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मतलब मैं उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूँ बाहर से, ठीक है, ये पूरा एक बना के, तो 2 प्रकार से संरक्षित होगा, एक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और एक विपरीत दिशा में। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरक्षित होता है, इसके में जो ये नाभिक रखा है उसका जो रोटेशन है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है, तो हम बोलेंगे कि वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरक्षित हुआ है। और यदि उसका जो रोटेशन है, चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में लग रहा है और जो नाभिक का जो रोटेशन है वो अगर विपरीत है तो उसको बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरक्षित हुआ है। जो दिशा में संरक्षित होता है उसकी ऊर्जा कैसी होती है? कम, और जो विपरीत दिशा में संरक्षित होता है उसकी ऊर्जा कैसी होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, उसका विपरीत का मतलब रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, मतलब उसी दिशा में नहीं, रिपेल कर रहा है तो एनर्जी कैसी होगी? रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है तो एनर्जी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरक्षित होता है तो प्रोटॉन क्या करता है? प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन का नाभिक क्या करता है? निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चला जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर में, जिसका एनर्जी गैप क्या होता है? डेल्टा ई, और वो किसके बराबर होता है? H के बराबर। कब? जब वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरक्षित होता है, तभी वो क्या करेगा? तो वो क्या करेगा? जो हमने रेडियो क्षेत्र की जो तरंग डाली थी, रेडियो क्षेत्र की रेडियो वेव डाली थी, आप पूछेंगे सर कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जब जाएगा प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन का नाभिक पर अध्ययन कर रहे हैं, तो ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो जो मैंने रेडियो क्षेत्र की जो विकिरण डाली थी वो वहाँ से वो क्या करेगी? ऊर्जा का अवशोषण करेंगी और निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चला जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में। और हमको पता है कि कोई भी चीज़ उच्च ऊर्जा स्तर में स्थायी नहीं होती है, तो वापस वो कहाँ आ जाएगा? निम्न ऊर्जा स्तर में। और एनर्जी क्या कर देगा? अमिट कर देगा। तो एनर्जी अमिट कर देगा, नहीं कर देगा, तो वापस किस में आ जाएगा? निम्न ऊर्जा स्तर में। तो उस दौरान ही क्या होता है? जब ऊर्जा अवशोषण करता है और ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो इसको जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से अध्ययन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? NMR अवशोषण संकेत प्राप्त होते हैं, NMR अवशोषण सिग्नल प्राप्त होते हैं। ठीक है,
किसकी वजह से प्राप्त हुई, रेडियो तरंगें जो उस पर डाली उससे ऊर्जा अवशोषित की प्रोटॉन ने और वो यहाँ से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया। ठीक है, कब, जब उस पर मैंने क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया। इनको जीमान स्तर भी बोला जाता है, जीमान स्तर फर्स्ट और जीमान स्तर सेकंड। जीमान प्रभाव हम लोगों ने पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें होती हैं, रेडियो तरंगें एक तरह की विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं, फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो उन विद्युत चुंबकीय विकिरणों का विपाटन क्या, विभाजन क्या कहलाता है, जीमान प्रभाव कहलाता है। इसीलिए इनको जीमान स्तर, क्योंकि मैंने यहाँ कौन सा क्षेत्र लगाया है, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, और मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में विद्युत चुंबकीय विकिरणों का विभाजन क्या कहलाता है, जीमान प्रभाव। तो इसको बोलते हैं जीमान स्तर फर्स्ट, इसको बोलते हैं जीवन स्तर सेकंड, या जीवन स्तर अल्फा और जीवन स्तर बीटा। कि भैया जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये संरक्षित हुआ तो ये क्या करेगा, रेडियो तरंगों से ऊर्जा, क्योंकि तरंगों वेव में भी क्या होती है, एनर्जी होती है। सूर्य का प्रकाश आता है तो वो धूप लगती है, गर्मी लगती है, तो एनर्जी होती है। तो निम्न ऊर्जा स्तर से प्रोटॉन क्या करेगा, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो उसकी वजह से हमें क्या प्राप्त होंगे, एनएमआर अवशोषण स्पेक्ट्रा या एनएमआर अवशोषण संकेत हमें क्या होंगे, प्राप्त होंगे। वो जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, डेल्टा ई बराबर एच न्यू। एनर्जी गैप जो होता है वो किसके बराबर होता है, ई बराबर एच न्यू के बराबर होता है। और ये किस पे भी डिपेंड करता है, आप एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ से, तो आप बता सकते हैं कि जो एनर्जी है यहाँ से यहाँ जाना है, उसको E1 से E2 जाना है, ये सॉरी E1 है और ये E2 है प्रोटॉन को। तो ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी, जो मैं रेडियो तरंगें डालूंगा, रेडियो तरंगें या रेडियो क्षेत्र की तरंगें, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेडियो क्षेत्र की विद्युत चुंबकीय विकिरणें डालूंगा, तो वहाँ से मुझे क्या प्राप्त होगा, एनर्जी प्राप्त होगी, जो कि किसके बराबर होगी, ई बराबर एच न्यू। और जो ये एनर्जी है किस पर डिपेंड करती है, जो यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ से यहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस पर भी क्या करती है, ये डिपेंड करती है, डेल्टा ई बराबर। अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि जो डेल्टा ई है ये प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र जो मैंने लगा इस पर भी डिपेंड करती है। और किस प्रकार डिपेंड करती है, इसका एक सूत्र है, बराबर म्यू बीटा नॉट बीटा एन वी एन एच नॉट अपन आई। कभी कभार इस पर क्या न्यूमेरिकल आ जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, यहाँ तो नहीं आएगा लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्या हो जाता है, कभी कभार न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, ये किसके बराबर होती है, डेल्टा ई बराबर चुंबक प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र पर निम्न प्रकार डिपेंड करती है। यहाँ जो म्यू है ये क्या है, नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण। आई यहाँ पर क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, नाभिक की यहाँ बोलूँ प्रोटॉन की, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन नाभिक की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन को क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन बोल सकते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, और जो H है वो क्या है, प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र, H नॉट प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र। और जो Vn होता है ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है नाभिकीय मैग्नेटॉन। क्या बोला जाता है, नाभिकीय मैग्नेटॉन। क्या बोला जाता है, नाभिकीय मैग्नेटॉन। इसको आप याद रख सकते हैं और हम अच्छे से नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे कि आपको सिद्धांत में लिखना क्या है। ठीक है, सिद्धांत का मतलब ये है कि भाई हम जो किस नाभिक पर अध्ययन कर रहे हैं, प्रोटॉन पर अध्ययन कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन के नाभिक पर अध्ययन कर रहे हैं। तो वो जब वो अगर, क्योंकि मुझे पता कैसा होता है, एक्टिव होता है एनएमआर एक्टिव, तो वो चुंबकीय आघूर्ण क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। तो उसको जब चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं तो दो प्रकार से संरक्षित होता है। एक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अगर दिशा में संरक्षित हो रहा है तो एनर्जी कैसी रहती है, कम, और अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो ऊर्जा कैसी रहती है, ज़्यादा। जब वो दिशा में संरक्षित होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं, नोट्स में भी हम लिख दूंगा अच्छे से। जब दिशा में संरक्षित होता है तो वो कम ऊर्जा का, और वो क्या करता है, जो रेडियो तरंगें की जो विकिरण डाली जाती हैं, रेडियो तरंगों, रेडियो क्षेत्र की कौन सी, विद्युत चुंबकीय विकिरण, क्योंकि रेडियो तरंग कैसी है, विद्युत चुंबकीय विकिरण डाली जाती हैं, तो वहाँ से ऊर्जा का अवशोषण करके वो कहाँ चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में, वहाँ से वापस वो किसमें आ जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर में। क्योंकि कोई भी चीज़ उच्च ऊर्जा स्तर में स्थायी नहीं होती। आप एक तो बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं तो आप वहाँ अनस्टेबल हैं, ठीक है, लेकिन आप नीचे जमीन पर खड़े हैं तो आप स्टेबल हैं। तो कोई भी चीज़ उच्च ऊर्जा स्तर में जाती है तो वापस वो किसमें आती है, निम्न ऊर्जा स्तर। वो किसके बराबर होता है, ई बराबर एच न्यू। और एक प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र पर किस प्रकार डिपेंड करता है, तो ये रिलेशन इस पर कभी कभार न्यूमेरिकल आ जाता है, बीएससी थर्ड ईयर में नहीं आएगा, लेकिन आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो अच्छे से, फिर अपन आगे बात करते हैं और टॉपिक्स। मैं आप लोगों के लिए कुछ ये एक संक्षिप्त रूप में लेके आऊँ, अंग्रेजी लेके ना डायरेक्ट इंग्लिश लिख दी, क्या लिख दी, इनको एक एक करके अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को, कि नंबर ऑफ सिग्नल क्या होते हैं, केमिकल शिफ्ट क्या होती है, ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। मैं तो अभी केवल इसमें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इनमें क्या क्या, ये क्या है। एक कभी कभार प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं कि नंबर ऑफ सिग्नल किसको शो करता है। अभी एक हरियाणा में एग्जाम हुआ था एस्टेट का, उसमें पूछा था, हरियाणा में एस्टेट होता है फर्स्ट ईयर के लिए, कि नंबर ऑफ सिग्नल किसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो उस वजह से इसको लिखा है। फिर अपन एक एक करके पढ़ेंगे कि सिग्नल कैसे निकालें, केमिकल शिफ्ट क्या होता है। देखो, सिग्नल कौन देंगे, जो एनएमआर कैसे होंगे, एक्टिव होंगे, एनएमआर सक्रिय होंगे। सिग्नल का मतलब वो जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप होगा जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है, उसमें कौन तो सिग्नल दिखाएगा और कौन नहीं दिखाएगा और कितनी दिखाएगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन एक बार सबको देख लें एक बार क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ सिग्नल।
ठीक है। पहला वन नंबर ऑफ सिग्नल, संकेतों की संख्या। नंबर ऑफ सिग्नल कैसे निकालते हैं, क्या होता है, तो इसमें लिख रखा है मैंने, इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन। ये कह रहा है कि ये इसके बारे में जानकारी देता है कि समान प्रकार के प्रोटॉन कितने हैं किसी मॉलिक्यूल में जिसमें हम प्रोटॉन का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। प्रोटॉन का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, प्रोटॉन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन है। इसका मतलब यह है कि जो समान प्रकार के जो हाइड्रोजन होते हैं, जिनकी नेचर समान होती है, जिनका वातावरण समान होता है, वो कैसे सिग्नल देते हैं, समान सिग्नल देते हैं। मैं अगले लेक्चर में नंबर ऑफ सिग्नल पे ही बनाऊंगा, कैसे निकालें नंबर ऑफ सिग्नल, कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, सिग्नलों की संख्या, संकेतों की संख्या। लेकिन ये किसके बारे में जानकारी देते हैं कि समान प्रकार के प्रोटॉन कितने हैं, वो समान सिग्नल देते हैं। इसका मतलब किसके बारे में जानकारी देते हैं कि जो समान प्रकार के जो प्रोटॉन उनके कितने सेट संभव है, उसके बारे में क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल जानकारी देते हैं। इसका मतलब जिन प्रोटॉनों, प्रोटॉन का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, प्रोटॉन बोलूंगा, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन। तो जिन हाइड्रोजन का रासायनिक वातावरण, जिनकी स्थिति समान होती है, अगले लेक्चर में बात करेंगे एग्जांपल से, वो कैसे सिग्नल देते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप में, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में समान सिग्नल देते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्नल किसको शो करते हैं, सिग्नलों की संख्या है, संकेतों की संख्या किसको शो करती है कि समान प्रकार के प्रोटॉन या हाइड्रोजन कितने हैं किसी अणु में, ठीक है। अब अगले लेक्चर में और अच्छे से बात करेंगे। सेकंड देखो, केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट हिंदी में बोलते हैं रासायनिक विस्थापन। ये क्या होता है, तो लिख रखा है, इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट पोजीशन ऑफ सिग्नल। इसका मतलब जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप होगा उसमें एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहाँ एक संदर्भ यौगिक लेते हैं, टीएमएस, टेट्रामेथिल सेलाइल लेते हैं, ठीक है। टेट्रामेथिल सेलाइल होता है सिलिकॉन के साथ जब 3-4 CH3 जुड़े होते हैं, तो उसकी स्थिति क्या होती है इस ग्राफ में, ऐसा ग्राफ सा बना रहता है, मैं आगे बनवा के दिखाऊंगा। तो उसकी स्थिति क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट। और केमिकल शिफ्ट इसके बारे में जानकारी देती है कि जैसे यहाँ कोई संदर्भ यौगिक ले लिया, तो इस एक्सिस पे वो सिग्नल मुझे कहाँ प्राप्त हो रहा है, इसके बारे में जो जानकारी देती है वो क्या कहलाती है, केमिकल शिफ्ट कहलाती है, ठीक है। पोजीशन ऑफ सिग्नल के बारे में जानकारी देती है। ये मैंने इसलिए बताया कि जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो वहाँ पूछ लिया जाता है कि रासायनिक विस्थापन या केमिकल शिफ्ट किसके बारे में जानकारी देता है, तो ये क्या देता है, सिग्नल की स्थिति कहाँ है। अगर जो ग्राफ अपन बनाते हैं, जहाँ प्लॉट करते हैं ग्राफ को, उसकी स्थिति कहाँ है, ये इसके बारे में कौन जानकारी देता है, केमिकल शिफ्ट या रासायनिक विस्थापन। कि भैया मैंने एक ग्राफ बनाया और इस मेन पॉइंट से उस सिग्नल का कितना विस्थापन हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक विस्थापन। अपन आगे और बात करेंगे, अलग अलग लेंगे इन सब चीज़ों को, अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक जानकारी दे रहा हूँ सबके बारे में एक एक लाइन में। तीसरा है एरिया ऑफ सिग्नल। एरिया ऑफ सिग्नल किसको बताता है, इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ प्रेजेंट इन ईच सेट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ईच सेट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब कौन, हाइड्रोजन, ईच सेट। ये किसको बताता है, एरिया ऑफ सिग्नल को। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि बे प्रोटॉन या हाइड्रोजन जो समान सिग्नल दे रहे हैं, उनके कितने सेट संभव है, उनका जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, एरिया ऑफ सिग्नल, संकेत का क्षेत्र कहलाता है। कि भैया जब मैंने क्या बोला कि जिनका रासायनिक वातावरण प्रोटॉन का हाइड्रोजन का समान होगा, ये रासायनिक वातावरण क्या होता है अभी आगे बात करेंगे। जो देखने में जिनकी स्थिति पोजीशन समान है उसको बोलते हैं रासायनिक वातावरण। तो उनके कितने सेट संभव है, उनका अनुपात क्या कहलाता है, एरिया ऑफ सिग्नल। लिख रहा है ना, द अबाउट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ईच सेट, कितने प्रोटॉन प्रत्येक सेट में संभव है, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ सिग्नल मतलब उनका अनुपात क्या है, ठीक है। अगला देखो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल। मल्टीप्लिसिटी को हमने सेकंड ईयर में भी पढ़ा था। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है बहुगुणिता। मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, बहुगुणिता होता है, ठीक है। सिग्नल की या संकेत की बहुगुणिता। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा इस पे भी। इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ नेबर प्रोटॉन। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी प्रोटॉन, पड़ोसी प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। ये कह रहा है कि जो प्रोटॉन सिग्नल दे रहा है उसके बगल में प्रोटॉन किस प्रकार के हैं, कितने हैं, उसके बारे में कौन जानकारी देता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल क्या करता है, जानकारी देता है। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है n+1। आगे भी बात करेंगे कि जितने पड़ोसी प्रोटॉन है, जैसे एक प्रोटॉन पे अध्ययन कर रहे हैं तो जितने उसके पड़ोसी प्रोटॉन है उनका एक ज्यादा क्या कहलाता है, सिग्नल की बहुगुणता। जैसे 2 सिग्नल आ रहे हैं तो क्या होगा, ट्रिपलेट होगा, एक प्लस में जुड़ जाएगा। इसका मतलब पड़ोसी प्रोटॉन कितने हैं, मतलब पड़ोसी हाइड्रोजन कितने हैं, वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल। तो वो जो सिग्नल होगा ना, उसका सिग्नल प्राप्त हो रहा होगा, तो वो जो पड़ोसी प्रोटॉन है वो क्या करेंगे, उसको प्रभावित करेंगे, उसकी बहुगुणता को, कि वो जो सिग्नल है वो कितने में टूटे। जैसे एक कभी कभार अपन देखते नहीं है क्या, टीवीओ में देखा कोई सिग्नल तो ऐसे हो गया पिंग, एक ही बना, और कोई कैसा हुआ पिंग। तो इसको कौन डिसाइड करता है कि सिग्नल जो है उसका जो शिखर है वो कितने भागों में विभाजित हो, ये उसके बगल वाले जो प्रोटॉन है ये उसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल, सिग्नल की बहुगुणता बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, n+1, जितने होते हैं उनसे एक ज्यादा, जितने नेबर प्रोटॉन पड़ोसी प्रोटॉन होते हैं एक ज्यादा। कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, इट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री, ज्योमेट्री एंड टाइप ऑफ नेबर प्रोटॉन। ये बताता है कि भैया जो प्रोटॉन जो हाइड्रोजन उपस्थित है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है,
मतलब वो कहाँ उपस्थित है, सिस पे है, ट्रांस पे है, ऑप्टिकल मतलब ज्यामिति समरूपता शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, उसकी संरचना क्या है, वो कहाँ उपस्थित है, इसके बारे में कौन जानकारी देता है, कपलिंग कांस्टेंट, युग्मन स्थिरांक बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मन स्थिरांक, ठीक है। इस पे हम सब पे सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, सब पे सेपरेट बात करेंगे, ठीक है। युग्मन स्थिरांक कि नंबर ऑफ सिग्नल कैसे निकालें, क्या होते हैं, केमिकल से अपने रासायनिक विस्थापन क्या होता है, सिग्नल का क्षेत्र क्या होता है, सिग्नल की संकेत की बहुगुणता क्या होती है, संकेत क्या है ये तो हम लोगों को पता है कि भैया एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप जो एक्टिव होते हैं, जो नाभिक, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की, हाइड्रोजन के नाभिक की, हमारे सिलेबस में यही है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब उसको उस पर अध्ययन किया जाता है, रेडियो तरंगें डाली जाती है, तो उससे क्या होता है, वो रेडियो तरंगों को उनका नाभिक क्या करता है, अवशोषण करता है, और उसमें क्या होते हैं, उस नाभिक में संक्रमण होते हैं, जिनको हमने बोला था वहाँ अनुनाद बोला था कि भैया न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब उसमें क्या होंगे, संक्रमण प्रोटॉन का, जब प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, तो संक्रमण होंगे तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, जिससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, एनएमआर संकेत प्राप्त होते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल। तो वो कैसे निकालें वो हम अलग से बात करेंगे। रासायनिक विस्थापन क्या होता है, एक एक लाइन में तो मैंने ये बताया कि किसको बताते हैं। जैसे कभी कभार आप प्रतियोगी परीक्षा देखेंगे, फर्स्ट ग्रेड वगैरह का पेपर उठा के देखेंगे तो पूछ लिया जाता है कि भैया एरिया ऑफ सिग्नल किसके बारे में बताता है, मतलब संकलन का जो क्षेत्र है वो क्या है, क्या शो कर रहा है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको कंपटीशन बेस्ड ले जा रहा हूं, इसीलिए टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ नहीं लगना चाहिए। ये चीज़ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ये याद रखना। ये मेरा लेक्चर है, ये केवल बीएससी करने के लिए नहीं है, वो तो मेरे नोट्स में डाल रखे हैं, उनको आप पढ़ लोगे, फोटोकॉपी करा लोगे, उससे भी कर सकते हो, लेकिन नॉलेज इज मोर डोमिनेंट ओवर द रिटन एंड परसेंटेज, ठीक है। तो एरिया ऑफ सिग्नल किसको शो करता है, तो आपको जब आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो वहाँ ऑप्शन मिलेगा कि भैया एरिया ऑफ सिग्नल शो करता है प्रेजेंट इन ईच सेट के, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो प्रत्येक सेट में कितने संभव है, कि भैया सिग्नल का जो नंबर ऑफ सिग्नल किसको शो करते हैं, संकेतों की संख्या, ये किसको शो करती है, ये भैया शो करती है सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन के, समान प्रकार के जो प्रोटॉन है वो कितने हैं, ये कौन दिखाता है, नंबर ऑफ सिग्नल। मैं बोलता हूँ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल क्या होता है, सिग्नल की बहुगुणता, संकेत की बहुगुणता क्या होती है। तो अगर एक लाइन में आपसे कुछ जवाब मांगे तो आप बोलेंगे कि सर ने हमको बताया कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नेबर प्रोटॉन के, उसके बगल में जो पड़ोसी प्रोटॉन है वो क्या है, उनकी संख्या क्या है, वो कैसे हैं, किस व्यवहार के हैं, उसको कौन बताता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से ये जो है ये आप ऐसे अपनी कॉपी में इसको जचा सकते हैं। फिर हम एक एक करके अगले लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में। तो अंग्रेजी देख के डरे ना, ठीक है, मैंने बार बार हिंदी में भी बोल दिया है, लेकिन थोड़ा सा आना चाहिए अंग्रेजी भी, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, इसी प्रकार पढ़ते रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ठीक है, और कमेंट करें। अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए, ठीक है, कि कोई जानकारी चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बताएं उसको, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ, नंबर ऑफ सिग्नल के साथ, कि भैया सिग्नल या संकेत कैसे निकाले। मैं इतने मॉलिक्यूल करा दूंगा, इतने अणुओं में संकेत निकालना सिखा दूंगा जितने आपकी होंगे थर्ड ईयर में, लेकिन उससे ज़्यादा ही सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ केवल बीएससी कराना नहीं है, आपको टॉप तक ले जाना है, आपको केमिस्ट्री सिखाना है, पढ़ाना नहीं है, ठीक है। खुश रहिए, जय हिंद, बाय बाय बच्चों।